हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करने से पहले आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, इसलिए वो ग्रुप को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे बायोलॉजी के रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको वो सब तो शेयर किया जाता है, उसके साथ बायोलॉजी क्विजेस वगैरह होते रहते हैं और लगभग सभी बायोलॉजी के रिलेटेड सारे डिस्कशन वगैरह होते रहते हैं। इसलिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को एक बार जरूर चेक कीजिएगा, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर जो है ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट है, उस चैप्टर का हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को आज डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे विद इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप लोग अपकमिंग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को अभी जितना हो सके एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करते रहना है। इसलिए आप लोगों को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ढेर सारा बायोलॉजी के रिलेटेड एमसीक्यू वीडियोस मिल जाएंगे, इसलिए वो सारे वीडियो को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और मैं हो सकूंगा तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो का बना चुका हूँ, उसका लिंक भी यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, आप चाहो तो आई बटन से भी चेक कर सकते हो। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पूछा गया ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन काइंड व्हेन लिव इन स्मॉल इज बिग असेंबलेज इट इज कॉल्ड। तो अगर ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर काइंड यानी कि सेम स्पीसीज का बता रहा है, तो सारे के सारे सेम स्पीसीज ऑर्गेनिज्म एक जगह में अगर असेंबल हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोम या फिर इकोसिस्टम। तो बेसिकली उसे क्या कहा जाएगा? उसे पॉपुलेशन कहा जाएगा। पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है? पॉपुलेशन ऑफ वन काइंड ऑफ स्पीसीज। इसको क्या कहा जाता है? वन काइंड ऑफ स्पीसीज और सेम स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज, वन काइंड ऑफ स्पीसीज। तो अगर आप लोगों को मन में कोई भी स्पीसीज आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पेड़ हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, जो भी स्पीसीज, उसका अगर असेंबलेज को देखने जाए पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टाइम में, तो उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। उसी तरह पॉपुलेशन के सिमिलर असेंबलेज को कम्युनिटी को बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे। सो उसके बाद कम्युनिटी हमारा इकोसिस्टम डेवलप करता है, इकोसिस्टम हमारा बायो डेवलप करता है। तो इसका जो ऑरिजिनल आंसर है वो है पॉपुलेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया इन आवर हैबिटेट सेवरल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हेन लिव टुगेदर दे फॉर्म। अच्छा, अभी देखिए, मान लीजिए अभी आ गया ना, प्लांट्स हमारे एक पॉपुलेशन हो गया, एनिमल एक पॉपुलेशन हो गया, दोनों मिला के अब कौन सा चीज बनाएंगे? पॉपुलेशन, बायोस्फीयर, कम्युनिटी, ऑर्गेनिज्म, वो बनाएगा हमारे कम्युनिटी। देख रहे हैं? तो मान लीजिए ऐसा कोई नहीं कि प्लांट और एनिमल के बीच में ही कम्युनिटी हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई आम का पेड़ है और ये कोई मान लीजिए बरगद का पेड़ है, इनका कोई 100 स्पीसीज है और इनका कोई 100 स्पीसीज है, और ये एक ही एरिया में पाए जा रहे हैं, तो इनको पॉपुलेशन नहीं कहा जाएगा, इनको क्या बोला जाएगा? कम्युनिटी बोला जाएगा। तो वो प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है, किसी का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, आल्गी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? सो पॉपुलेशन यानी एक स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर ग्रुप बनाकर एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे होंगे। और कम्युनिटी यानी बहुत सारे पॉपुलेशन एक एरिया में रह रहे होंगे और बहुत सारे कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम बनाएंगे और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोम बनाएंगे। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है कम्युनिटी इंटरैक्ट विद इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट सो न्यूट्रिएंट फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफर इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, बायोस्फीयर, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम। उसको इकोसिस्टम का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कम्युनिटी मिलकर इंटरैक्ट करेंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैन बी कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल कहा जाएगा? टेरेस्ट्रियल यानी लैंड में, जो लैंड यानी समझ रहे हैं ना, मिट्टी, मिट्टी वगैरह के लिए। एपिफाइट्स, पैरासाइट, मेसोफाइट, हाइड्रोफाइट। देखिए, हाइड्रोफाइट तो पानी के लिए हो गया, पैरासाइट्स तो कोई होस्ट के बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर वाला हो गया, एपिफाइट्स तो हमेशा बॉडी के बाहर यानी प्लांट बॉडी के बाहर में ही जो उगता है उसको एपिफाइट्स कहा जाता है। और मेसोफाइट्स यानी जो कि मॉडरेट वाटर कंडीशन में ग्रो करते हैं और ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ लैंड में। ठीक है? इसीलिए टेरेस्ट्रियल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच केस रूट पॉकेट्स आर सीन। इनमें से कौन से केसेस में रूट पॉकेट पाए जाते हैं? हाइड्रोफाइट्स में, जेरोफाइट्स में, मेसोफाइट में या स्कियोफाइट्स में? सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमें हाइड्रोफाइट्स में रूट पॉकेट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है? जैसे कि हमारा आप लोग देखे हो पिस्टिया, लेमना, आइकॉर्निया, ये सब जो होते हैं aquatic फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं। बाकी जेरोफाइट्स तो हमारे डेजर्टिक प्लांट हो गए, मेसोफाइट लैंड प्लांट हो गए, स्कियोफाइट हमारे शेड प्लांट हो गए जो छाव वगैरह में उगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबमर्ज हाइड्रोफाइट। इनमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? जो सबमर्ज हाइड्रोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है? लीव्स स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं, वाक्सी होते हैं, लीव्स फाइनली एंड डाइसेक्टेड होते हैं, या फिर लामिना इज पेल्टेड होते हैं, या फिर हेटेरोफाइली होते हैं। हेटेरोफाइली यानी अलग अलग लीफ का बियर करने को हेटेरोफाइली कहा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है लीफ उनके फाइन होते हैं और डाइसेक्टेड होते हैं। अगर आप लोग याद होगा हाइड्रिला प्लांट, उसका भी यही सेम ही कंडीशन है, सबमर्ज्ड। तो हाइड्रिला हमारा एक सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट है। ठीक है? और उसमें आप लोगों को फाइन लिप और डाइसेक्टेड लिप देखने को मिल जाएगा और वहां पे स्टोमाटा वगैरह नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, पूछा गया व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है हाइड्रोफाइट का? रिड्यूस्ड मैकेनिकल टिश्यू, रिड्यूस्ड कंडक्टिंग टिश्यू, वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यू, रिड्यूस्ड मैकेनिकल टिश्यू। सो हाइड्रोफाइट का कौन सा वाला फीचर नहीं है इनमें से? ये है इसका
वेल डेवलप्ड भास्कुलर टिश्यू, उसमें वेल डेवलप्ड भास्कुलर टिश्यू नहीं होता, क्योंकि देखिए जो वो तो ऑलरेडी एक्वाटिक प्लांट है ना, तो एक्वाटिक प्लांट में भास्कुलर टिश्यू का कुछ ज़्यादा अहम रोल नहीं है। बाकी मैकेनिकल टिश्यू उसमें रिड्यूस्ड होता है। वेल अच्छा, नो नॉट दिया है ना, तो ये वाला फीचर नहीं होता वेल डेवलप्ड, और उसका भास्कुलर टिश्यू कभी भी नहीं होता, क्योंकि वेल डेवलप्ड भास्कुलर टिश्यू हमें लैंड प्लांट में देखने को मिलता है, बाकी रिड्यूस्ड मैकेनिकल टिश्यू में होते हैं। ये दो पॉइंट हमारा सेम हो गए नहीं। तो रिड्यूस्ड कंडक्टिंग टिश्यू ये सब ठीक है, बाकी ये वाला उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है हाइड्रोफाइट के लिए, क्योंकि ये लैंड के लिए एप्लीकेबल है, लैंड प्लांट के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रीडोमिनेंटली सीन अमंग हाइड्रोफाइट, कौन सा टिश्यू ज्यादातर हाइड्रोफाइट में देखने को मिलता है? स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, एरेनकाइमा। सो राइट आंसर है एरेनकाइमा। टू गिव बायंसी, बायंसी देने के लिए, बायंसी प्रोवाइड करने के लिए, हल्का बनाने के लिए प्लांट को एरेनकाइमा का जरूरत होता है। और एरेनकाइमा क्या है? पायरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ एयर कैविटी, ठीक है। सनकेन स्टोमाटा, ये होगा सनकेन स्टोमाटा। ये जाना एडाप्टेशन, सनकेन स्टोमाटा कहाँ पे देखने को मिलता है? हाइड्रोफाइट, जेरोफाइट, मेसोफाइट, हैलोफाइट। सो ये हमें जेरोफाइट्स में देखने को मिलता है। टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए सनकेन स्टोमाटा का होना बहुत ही जरूरी है। और सनकेन स्टोमाटा का मतलब ही है डीपली सीटेड, डीपली डीपली सीटेड, यानी बहुत ही अंदर की ओर। इस तरह का अगर मान लीजिए ये एपिडर्मिस है, सनकेन स्टोमाटा यहाँ पे होंगे, ठीक है, स्टोमाटा यहाँ पे होंगे डीपली सीटेड, ताकि ट्रांसपिरेशन को रोका जा सके। उसके बाद देखिए द टाइप ऑफ सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज, वाटर सॉइल वाटर जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है उसको क्या कहता है? ग्रेविटेशनल, कैपिलरी, हाइड्रोस्कोपिक सरफेस, उसको कैपिलरी वाटर कहता है। और कैपिलरी का मतलब होता है बहुत थिन लेयर का जो वाटर रहता है बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, उसको ही कैपिलरी वाटर कहते हैं, और जो प्लांट यूज करता है। उसके बाद देखिए द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द वेजिटेशन रीजन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन वेजिटेशन रीजन को इकोजोन कहते हैं, इकोक्लाइन कहते हैं, या फिर नियो इकोसिस्टम कहते हैं, या फिर इकोटाइप, उसको इकोटोन कहते हैं। द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज और वेजिटेशन रीजन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मल्टीपल एपिडर्मिस इज सीन इन, मल्टीपल एपिडर्मिस यानी इस तरह का एक एपिडर्मिस, फिर एक फिर एक इस तरह का मल्टीपल एपिडर्मिस। हालांकि एपिडर्मिस हमेशा सिंगल लेयर होता है, ये याद रखिए, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें मल्टीपल एपिडर्मिस पाया जाता है। तो वो कहाँ पे? हाइड्रोफाइट्स में, मेसोफाइट में, जेरोफाइट्स में, या फिर हालोफाइट्स में। तो ये पाया जाता है आप लोगों को, ये आप लोगों को मिल जाएगा। जेरोफाइट्स में आप लोगों को मल्टीपल एपिडर्मिस मिल जाएगा। एग्जांपल आपको नेरियम वगैरह जो प्लांट है, नेरियम प्लांट में आपको मल्टीपल एपिडर्मिस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मिस में भी एब्सेंट इन, इनमें से कहाँ पे एपिडर्मिस टोटल? देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम देखे मल्टीपल एपिडर्मिस, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा है बहुत सारे मतलब एपिडर्मिस टोटली कहाँ पे एब्सेंट है? तो मेसोफाइट, जेरोफाइट, एपीफाइट, हाइड्रोफाइट। सो जो हमारे एपिडर्मिस जहाँ पे एब्सेंट होता है वो है हमारा हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट्स में एपिडर्मिस का कोई भी जरूरत नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ सिंगल स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का इकोलॉजिकल स्टडी को क्या कहते हैं? सीन इकोलॉजी, लिम्नो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, एथनोलॉजी, उसको कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। ऑटो यानी सेल्फ, ठीक है, सेल्फ यानी एक सिंगल, खुद ही का इकोलॉजिकल स्टडी को ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर का लोअर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, या फिर बायोस्फेयर। तो इजी सा है, लोअर मोस्ट को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर याद रखिए, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद जाके एक्सोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर को आयोनोस्फेयर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से लेयर अरेंज होता है। ये होता है फर्स्ट लेयर 1, ये 2, उसके बाद 3, ये 4, और ये 5। एक्सोस्फीयर हमारा आउटर स्पेस का होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर सबसे क्लोजेस्ट लेयर या फिर सबसे नजदीक लेयर होता है हमारा एटमोस्फीयर के एयर, हमारा अर्थ का सरफेस को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज टेम्पररी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स इट इज कॉल्ड, मतलब एक टेम्पररी मूवमेंट ऑर्गेनिज्म का जब होता है ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ तो जो बर्ड्स वगैरह ग्रो करे तो वो टेम्पररीली एक जगह को चले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो रसिया वगैरह में बर्ड्स वगैरह उड़ीसा में आ जाते हैं, आप लोग जानते होंगे, वो सब पोलर रीजन से हमारा यहाँ पे आ जाते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंड करता है, वो बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। तो उसे क्या कहते हैं, जो टेम्पररी मूवमेंट होता है उसको इमिग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेशन, माइग्रेशन, नेचुरल, उसको माइग्रेशन कहा जाता है, जो कि फिर से वो रिवर्ट बैक कर देता है ओरिजिनल प्लेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इंटरेक्शन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज, टोटल इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट को पर्टिकुलर एरिया में क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर, बायोम, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। उसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
रूट इज फीबली डेवलप्ड एंड स्टेम इज सॉफ्ट विद लार्ज नंबर ऑफ एयर कैविटी इज। रूट इज फीबली डेवलप्ड एंड स्टेम इज सॉफ्ट, सॉफ्ट स्टेम होता है, रूट बहुत मतलब नेग्लिजिबल डेवलपमेंट होता है, लेकिन लार्ज एयर कैविटी होते हैं। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मेसोफाइट, जेरोफाइट, हेलियोफाइट, हाइड्रोफाइट, ये हाइड्रोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद देखिए पूछा गया एफिमेरल्स आर शॉर्ट लिव्ड प्लांट विथ, एफिमेरल्स जो होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं विथ ड्रॉट रेजिस्टेंट, ड्रॉट एंड्योरेंस, ड्रॉट एस्केपिंग, ड्रॉट टॉलरेंट। तो इसका राइट आंसर है डॉट एस्केपिंग। याद रखिए एफिमेरल्स यानी जो शॉर्ट लिव करते हैं और ड्रॉट कंडीशन आने से पहले ही ये क्या करते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अपना लाइफ साइकिल पूरा करके गायब हो जाते हैं उस जगह से, इसीलिए इनको ड्रॉट एस्केपर्स भी कहा जाता है। ड्रॉट एस्केपर्स याद रखिएगा, ड्रॉट को छिप जाते हैं, ड्रॉट से खुद को छिपा लेते हैं, एस्केप कर जाते हैं, निकल आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है epiphytes water, epiphytes absorb water by velamen, rhizoids, leaves और नीड रूट। एपीफाइट हमारे वेलामेंट टिश्यू के थ्रू से मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते हैं, ये भी याद रखिए मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और भांडा रॉक्सबर्गी का नाम सुनेंगे, वो एक एपिफाइटिक प्लांट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोफाइली इज ए कॉमन फीचर ऑफ, हेट्रोफाइली किसका कॉमन फीचर है? फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, सबमर्ज हाइड्रोफाइट या फिर एम्फीबियस हाइड्रोफाइट। सो जो हमारा हेट्रोफाइली कंडीशन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? एम्फीबियस हाइड्रोफाइट, जहाँ पे हेट्रोफाइली का मतलब होता है फाइली यानी लीव और टू डिफरेंट लीव्स। ठीक है, दो अलग अलग तरह के लीव्स का डेवलपमेंट को हेट्रोफाइली कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वाटर लॉक्ड कंडीशन आर कंसिडर्ड आज डैश है। जहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन होता है उस तरह का सॉइल को क्या कहते हैं? फिजिकल ड्राई, फिजियोलॉजिकल ड्राई, एरोबिक या फिर सैंडी। उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। देखिए कंफ्यूज मत हो गया, ड्राई का यानी मतलब सूखा नहीं होता है, यहाँ पे वाटर जहाँ पे प्रेजेंट होता है, मान लीजिए ये रहा कोई एक सॉइल का एरिया, ठीक है, सॉइल का रीजन में बना दे रहा हूँ ये, और यहाँ पे मैं ब्लू कलर का बता रहा हूँ, ये रहा वाटर भरा पड़ा है। ठीक है, ये मिट्टी में वाटर पूरा भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्लांट अच्छे से उग नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाटर को कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा। इस तरह के प्लांट को जहाँ पे, इस तरह के सॉइल को जहाँ पे वाटर तो भरे रहते हैं लेकिन प्लांट उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसको फिजियोलॉजिकली ड्राई ही कहेंगे, क्योंकि प्लांट के तो फायदा में ही नहीं आया ना ये पानी। पानी जितना होने से क्या फायदा, अगर प्लांट उसको यूटिलाइज ना कर पाए, ऑब्जर्व ही ना कर पाए, तो उसे हम फिजियोलॉजिकली ड्राई कहेंगे। माने प्लांट पानी तो होगा लेकिन प्लांट उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया। बाकी फिजिकली ड्राई यानी पानी बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द अर्थ सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड। अर्थ का कौन सा पार्ट, जो पार्ट लाइफ सपोर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? बायोटा, इकोटन, बायोम या फिर बायोस्फीयर, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर होस्ट इज ऑलवेज हार्म। कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होस्ट हमेशा से उसको नुकसान पहुंचता है? साप्रोफाइटिज्म, पैरासाइटिज्म, सिम्बायोसिस, कॉमेंसालिज्म। उसको कहते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइट में एक पैरासाइट क्या करता है? होस्ट को अटैक करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन म्यूचुअलिज्म टू ऑर्गेनिजम्स लिव विथ म्यूचुअल बेनिफिट, वन हार्मिंग अदर, वन किलिंग अदर, वन डोमिनेटिंग अदर। इसका राइट आंसर है म्यूचुअल बेनिफिट। दो पार्टनर हमेशा, दो इंटरैक्टिंग पार्टनर हमेशा दोनों का फायदा होगा, इसको ही म्यूचुअलिज्म, जो कि सिम्बायोसिस के अंडर में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच रिलेशनशिप वन इज ऑलवेज किल्ड। कौन से रिलेशनशिप में एक हमेशा मरता है? दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर्स में से जब इंटरैक्ट करेंगे एक का डेथ होना जरूर, मतलब एक का डेथ होना तय है। पैरासाइटिज्म, साप्रोफाइटिज्म, प्रीडेशन, कंपटीशन। उसको प्रीडेशन कहते हैं। प्रीडेशन यानी शिकार करना। ठीक है, शिकारी जब शिकार करता है तो उसके शिकार को तो खत्म करना पड़ता है ना, तभी जाके उसको खा के उसका फायदा होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड। एक्टिव फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, रैपिड ग्रोथ फेज, नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज या फिर डेथ फेज। सो इसको कहा जाता है रैपिड ग्रोथ फेज। एक्टिव है ना पॉपुलेशन ग्रोथ फेज, एक्टिव मतलब वो अभी रैपिड ग्रोथ करने के लिए तैयार है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनबिल्ट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इज कॉल्ड। द इनबिल्ट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को क्या कहा जाता है? कैरिंग कैपेसिटी, बर्थ रेट, बायोटिक पोटेंशियल या फिर फर्टिलिटी रेट। तो उसे कहा जाता है बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? बायोटिक, सॉरी मैंने ये कहा, हाँ इसको बायोटिक पोटेंशियल ही कहा जाएगा, जो कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल शो करता है, वो फर्टिलिटी रेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द बायोटिक फेस व्हिच रेस्ट्रिक्ट द नेचुरल पॉपुलेशन साइज। द बायोटिक फेस व्हिच रेस्ट्रिक्ट द नेचुरल पॉपुलेशन साइज को क्या कहेंगे? मोर्टालिटी, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, रिसोर्स, उसको कहेंगे मोर्टालिटी, जो कि पॉपुलेशन साइज को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, पॉपुलेशन साइज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मोर्टालिटी, मोर्टालिटी यानी डेथ रेट, मोर्टालिटी यानी डेथ रेट को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो जो है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, नाटिलिटी, मोर्टालिटी, रिसोर्स या फिर इमिग्रेशन से। सो कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन रिसोर्स से क्या कहा, मतलब डिटरमाइन किया जाता है। रिसोर्सेस होता है यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर, याद रखिए, ये भी याद रखिए, लिमिटिंग फैक्टर यानी कि ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ये सब, खाना, फूड, रिसोर्स, शेल्टर वगैरह जो भी है ना फैक्टर, वो सब डिफाइन करेगा कि कोई एक पॉपुलेशन का कैरिंग कैपेसिटी कितना होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट, फिक्स्ड कैरिंग कैपेसिटी, लो बायोटिक पोटेंशियल, नो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। इसका आंसर है नो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर पैरासिटामोल, इनमें से कौन सा सुइटेबल है पैरासिटामोल। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, वन बेनिफिट अदर हार्म्ड, वन बेनिफिटेड अदर नॉट हार्म, वन बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड। देखिए आपको लग रहा होगा ये वाला ऑप्शन राइट है, बट ये गलत है। वो पूछा है मोस्ट सुइटेबल बोला है ना, पैरासाइट कौन सा है। देखिए एक पैरासाइट वही बेस्ट होता है जहाँ पे वो बेनिफिट पा रहा हो और होस्ट को भी उतना हार्म नहीं पहुंचा रहा हो, क्योंकि अगर होस्ट मर गया तो पैरासाइट का भी मरना तय है, इसीलिए उसको बेस्ट माना जाएगा, जो कि होस्ट को खुद का बेनिफिट भी निकाल रहा और होस्ट को भी मरने ना दे रहा, उसको ही बेस्ट पैरासाइटिज्म और पैरासाइट कहा जाएगा। उसके बाद चलते हैं व्हिच वन इज स्टेबल पॉपुलेशन, इनमें से स्टेबल पॉपुलेशन कौन है, ट्रायंगुलर, बेल शेप्ड, ऑन शेप्ड, जे शेप्ड। तो इसका राइट आंसर है बेल शेप्ड। अगर आपने देखा होगा ये रहा ट्रायंगुलर, ये रहा बेल शेप्ड और ये रहा अनसेप्ड। अनसेप्ड का अगर आप लोग देखोगे ये प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज कम है, रिप्रोडक्टिव स्टेज बहुत ज़्यादा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज बहुत कम है। लेकिन आप लोग बेल शेप को देखो ना, जितना हमारा प्री रिप्रोडक्टिव है उतना ही हमारा रिप्रोडक्टिव है और उससे थोड़ा सा कम, लेकिन है हमारा उसका लगभग आसपास हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज है। लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल में देखिए प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज कितना ज़्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव थोड़ा कम है और पूरा कम है हमारा, मतलब डेथ रेट कितना कम है। देखिए डेथ रेट यहाँ पे कितना कम है, लेकिन यहाँ पे डेथ रेट लगभग इसी के बराबर हो गया, इसी के बराबर हो गया। मैं कलर चेंज करके फिर से समझा दे रहा हूँ। बेल शेप में क्या होता है, ये देखिए बेस होता है हमारा प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये जितना है लगभग उसी के आसपास डेथ रेट, यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी आसपास ही उतना ही है, इसीलिए जितना पैदा होंगे उतना मरते जाएंगे, तो एक तरह से पॉपुलेशन स्टेबल होकर रहेगा। लेकिन अगर आप लोग ट्रायंगुलर देखोगे, ट्रायंगल में यहाँ पे पोस्ट प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज कितना ज़्यादा है और मरना जो डेथ वाला ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज के जितने भी पॉपुलेशन है उनका नंबर बहुत कम है, यानी कि ये समझा रहा है ये इंक्रीजिंग वाला पॉपुलेशन है, ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है और ये हमारा स्टेबल पॉपुलेशन है और ये हमारा डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है। क्यों, क्योंकि इसका देखिए जो बेस है जो कि प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज कवर किया है वो कितना कम नंबर का है, देख रहे हैं ना, यही हमारा बता रहा है कि उसका जो बर्थ रेट है कितना कम है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज वाला कितने नंबर कम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डू नॉट अफेक्ट द डेथ रेट, इनमें से कौन सा डेथ रेट को अफेक्ट नहीं करता, ओवर क्राउडिंग, प्रीडेशन, डिजीज, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी कभी भी डेथ रेट को अफेक्ट नहीं करता, उल्टा ये इसका आंसर जो होगा, हाँ उल्टा डेथ रेट को वो, इसका डेथ रेट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग होने से डेथ होगा, प्रीडेशन होने से डेथ रेट बढ़ेगा, डिजीज होने से भी डेथ रेट बढ़ेगा, लेकिन फर्टिलिटी होने से बर्थ रेट बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डज नॉट बिलोंग टू ट्रायंगुलर पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन। सो इनमें से कौन सा ट्रायंगुलर पॉपुलेशन को बिलोंग नहीं करता, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन हाई, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन लो, मोर और मोर एंटर रिप्रोडक्टिव एज, इक्वल यंग एंड मिडिल एज इंडिविजुअल। तो ये ट्रायंगुलर बोला है ना, नॉट बिलोंग टू ट्रायंगुलर। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा इक्वल यंग एंड मिडिल एज इंडिविजुअल। ये कहाँ पे पाया जाता है, बेल शेप्ड में। ठीक है, ये बेल शेप में पाए जाते हैं, ये हमारा डज नॉट बिलोंग टू ट्रायंगुलर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया फॉर व्हिच टाइप ऑफ पॉपुलेशन शुड बायोमास डेंसिटी टेकन, डेंसिटी भी टेकन। इनमें से कौन से पॉपुलेशन के लिए बायोमास डेंसिटी को लिया जाता है, ह्यूमन, फिश, टाइगर, डियर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फिश के पॉपुलेशन के लिए बायोमास को लिया जाता है, क्योंकि फिश में नंबर काउंट करना मुश्किल होता है, बायोमास को ही लिया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इकोटोन इज, अभी हमने डिस्कशन कहा इकोटोन इज ए जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन कम्युनिटीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन आर द एसोसिएशन ऑफ, अच्छा लाइकेन किसका एसोसिएशन है, ये एक एग्जांपल है सिम्बायोसिस का, और ये किसका एसोसिएशन है, ये फंगस एंड आल्गी का एसोसिएशन है। द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट्स कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड, इनमें से कौन सा फॉरेस्ट प्लांट लाइट कंडीशन
ग्राउंड में कंट्रोल करता है। ग्राउंड में लाइट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा कौन करता है? लाइनस, क्लाइंबर्स, श्रब्स, टॉल ट्रीज। इसका राइट आंसर है टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज ज़्यादा होंगे तो लाइट उतना ही नहीं पहुंच पाएगा ग्राउंड लेवल को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पूछा है इकोलॉजिकल हायरार्की शोज द प्रेजेंस ऑफ लेवल, प्रेजेंस ऑफ डैश लेवल। इकोलॉजिकल हायरार्की प्रेजेंस शोज द प्रेजेंस ऑफ 6 लेवल। ठीक है। सो इसी के साथ हमने ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट का कंप्लीट कर लिया। इसके बाद और एक 2-3 चैप्टर बचे हैं, उसको कंप्लीट करते ही हमारा कंप्लीट +2 बायोलॉजी का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग चाहो तो पूरा सीरीज को विजिट कर सकते हो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें हमारे अपकमिंग नए वीडियो के लिए। थैंक यू।